चुनाव का पर्व चल रहा है, त्यौहार चल रहा है और आज वोटिंग का दिन है। यानी जो पर्व, जो त्यौहार है, जो व्रत रखा जा रहा था वोटिंग को लेकर, उसको मोखा जाएगा आज। और इसी सब पर बातचीत करने के लिए डीपीएपी के ज़िला डोडा से, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो प्रत्याशी हैं मजीद वानी जी, अब्दुल मजीद वानी जी, वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का इन्होंने चुनाव में कैंपेन किए और किस तरह का आशा करते हैं जनता से। जी आज सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका करूंगा। ये जमहूरियत है जी, जो मैंने मतदान किया, अपना वोट डाला और जमहूरियत के लिए वोट डाला, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए वोट डाला। हम देश के वासी हैं और देश में एकता और अखंडता के लिए हम आज का दिन चुनते हैं और वोटिंग करते हैं। और इसका हक राय का इस्तेमाल जो होता है वो हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए एक भलाई का दिन है, एक उसकी तरक्की का दिन है, एक जमहूरियत का दिन है। ये जमहूरियत जो हमें है वो हिंदुस्तान में मिली है, यही ताकत है। और इसके लिए ये आज का दिन हमें हर इंसान को अपने मुल्क की हिस्सा के लिए वोट करना है, उसकी भलाई और तरक्की के लिए वोट करना है, भाईचारे के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे के लिए करना है। यही संदेश हम लोगों को लेकर चलना चाहिए और जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए अपने हक राय का इस्तेमाल करना चाहिए। सत्ता में आएंगे तो किन चीजों को लेकर काम करेंगे? क्या देखिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें मौका अल्लाह ताला देगा, रब देगा, परवरदिगार देगा। हमारा मकसद है, मेरे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक ही सोच है, कंप्रेहेंसिव एक प्लानिंग है कि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार कैसे मुहैया किया जाए, उसके साधन कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि आज मैंने देखा कि नौजवान पढ़ा लिखा है और इतना पढ़ा लिखा है कि वो आज अपनी भलाई से उतना बढ़ के वो कंफ्यूजन का शिकार हुआ है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। तो उनके लिए नौकरी के साधन तैयार कर, ये जो जवान है, नौजवान है, ये मुस्तकबिल है देश का भी और रियासत का भी। और ये जो गलत रास्तों पे, गलत दिशाओं पे नौजवान पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए भी। इसके लिए कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो बनाए मेरे हैं, हमने आजाद साहब ने बनाया कि हमको साधन तलाश करने और बेरोजगार नौजवान के रोजगार के लिए रोजगार कैसे मुहैया हो, वो भी तरीकाकार हमने तय किया है। और इसके साथ कि नौकरियों में अगर किसी को देर से नौकरी लगती है, लेकिन जब नौकरी लगेगी तब तक जेब खर्चा जो है वो उसको बेरोजगारी भत्ता जो है वो सरकार दे। और उसमें हमारे आजाद साहब अगर चीफ मिनिस्टर आते हैं या वो किसी रोल में भी आते हैं तो वो जो बेरोजगारी भत्ता है वो उसी शक्ल में उनको अदा किया जाएगा कि ये बेरोजगारी भत्ता, ताकि उनका जेब खर्चा रहे, वो किसी गलत दिशा में न जाए, गलत रास्ते पे न जाए। यही हमारी सोच है। तो यही हमारा, आपने बातचीत की, हम देख रहे हैं कि जो पहले की सरकारें रही है उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर्स हैं या डेली वेजेस वर्कर्स बड़ी मात्रा में लगाए और वो आज भी परमानेंट होने की मांग करें। जब आप अगर सत्ता में आते हैं या तो उस डीपीएपी अगर आती है पावर में किसी तरह, तो क्या कुछ करेंगे डेली वेजेस को लेकर या फिर अन्य जो कॉन्ट्रेक्चुअल है? देखिए, हमने पहले ही कहा था उस वक्त जब आजाद साहब की सरकार थी, उनके ज़ेर साया में सरकार चल रही थी, उस वक्त हमारी पॉलिसी एक बनी थी कि नीड बेसिस, डेली वेजेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये बहुत सारे नाम हैं। नीड बेसिस, इनके लिए एक पॉलिसी थी कि हम 9 साल तक, जिसको 9 साल हो गए उसको कंटिन्यू करेंगे, 9 साल से जायद जिसको हो गए उसको परमानेंट करेंगे। उसके लिए साधन भी तैयार किए थे। पर बदकिस्मती है कि गुलाम नबी आजाद साहब की सपोर्ट जो विड्रा की गई वो क्यों की गई, उसमें दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया था, ट्रिपल शिफ्ट। वो कभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी रियासत में कहीं पे भी ट्रिपल शिफ्ट नहीं चला, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने शुरुआत की थी। और जो आज कश्मीर में बना है
पहले दिल्ली में इमिग्रेशन होती थी, अब कश्मीर के अंदर होती है। जम्मू में जो यात्री दर बदर होते थे पंचबख्तर रोड पे या गची छावनी में, उनके लिए यात्री नवाज बनाए। आज अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी लोग आते हैं वो वहां पे बैठते हैं, इज्जत से और निकलते हैं। तो ये सोच है, ये तारीख है। तो इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं कि एक आदमी की सोच जो है वो लोगों को देखकर सोच है या कुर्सी को देखकर सोच नहीं है। ये लोग कहेंगे कि गुलाम नबी आजाद साहब के उसी 2.25 साल के अरसे में डिस्ट्रिक्ट बनाए। इससे पहले तो 40 साल पहले वजीर कमीशन ने 2 डिस्ट्रिक्ट किए थे, जहाँ हिंदू मुसलमान किश्तवाड़ के अंदर बेचारे मारे गए थे इसी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड पे। आप निकालिए हिस्ट्री, ये इनके सरकार में थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब के आते ही 2 डिस्ट्रिक्ट के 8 बन गए। आप ऋषि कुमार कौशल जी को रियासी में देखिए, उनने दाढ़ी रखी थी कि जब तक डिस्ट्रिक्ट रियासी नहीं बनेगा मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा। गुलाम नबी आजाद साहब ने जब डिस्ट्रिक्ट दिया, गुलाम नबी आजाद साहब के स्टेज पर ऋषि कुमार कौशल जी ने वो कटिंग वाले को और उसने शेव की और बाल भी काटे। हम देख रहे हैं बीते लगभग 1.5-2 साल से जम्मू संभाग में खासतौर पर आतंकवाद बढ़ा है। उस चीज को टैकल करने के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, हमने पॉलिसी बनाई थी। हमारी पॉलिसी थी कि किसी जगह पे कोई नुकसान न करे, और उस नुकसान को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चीजें जो हम जाहिर नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते, लेकिन मिलिटेंसी एक ऐसा, आप देखेंगे कि आज भी कुछ आर्मी के लोग शहीद किए गए, कुछ आर्मी के लोग मारे गए, और मिलिटेंसी का ग्राफ और बढ़ने लगा। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और क्योंकि बेरोजगारी भी इस कदर छाई हुई है, कहीं मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि कहीं गलत रास्तों पे नौजवान न चले जाए, उसके लिए हमने रोजगार का साधन तैयार करना है। हम अगर एक लड़ाई नहीं लड़ते हैं देश के लिए, हमें हजारों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दुश्मन भी हैं, कुछ दोस्त बनकर भी दुश्मन है, कुछ जिस्म के ऊपर कपड़ा हिंदुस्तान का डाल के भी अंदर से दुश्मन। तो इनके साथ निपटना ये एक रणनीति है, और रणनीति में हम लोगों को इकट्ठे होकर इस रणनीति को आगे ले जाना है। तो हर जगह पे इस दिशा में काम करना पड़ेगा। हमारे आने के बाद हमारी पॉलिसी क्लियर होगी, हम वो पॉलिसी उस वक्त डिक्लेयर करेंगे जब किसी सरकार का हिस्सा बनेंगे। एक आखिरी एक अंतिम सवाल पूछूंगा। जो आज़ाद जी है वो पहले अस्वस्थ थे और उन्होंने कहा था मैं कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा, फिर हम देखते हैं कि परसों आपकी कैंपेन के लिए वो यहाँ आए थे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो एडमिट हो गए थे हमसे, मगर शुक्र है अल्लाह ताला के, लोगों की दुआओं ने उनको ठीक किया। लेकिन एकदम वो आ गए, जब थोड़ा सा भी ठीक हुए उन्होंने कैंपेन मेरे इलाके से शुरू किया। अब कश्मीर के फेज 2 में है, बाकी जगहों में वो कैंपेन करते जाएंगे। लेकिन अगर वो ठीक होते हैं, स्वास्थ्य ठीक होता, तो वो आज से पहले 10 दिन आए होते और कैंपेन की होती। तो ये एक ऐसा चीज है कि इंसान के पास ये नहीं मालूम है कि अब क्या होगा जी। ये तो रब के पास है, खुदा के पास है, इसको कोई नहीं कह सकता कल की डेट में कैसे हालात पेश होंगे। तो उसके लिए आप देख लीजिए, उनने इस हालात में भी उनकी सेहत इजाजत नहीं दे, फिर भी बारिश के अंदर उन्होंने यहाँ से रोड शो किया और अपने गुंदों की साइड तक वहां से वापस आए। तो ये एक डेडिकेशन है मुल्क के लिए, रियासत के लिए, काम के लिए, गरीबों के लिए। उनको अपना क्या, दिल्ली में बैठ सकते हैं, जब 50 साल दिल्ली के मरकज में जाकर सरकार चलाई, सरकारें बनाई, सरकारें बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए काम किया है। तो आराम से आज कोई भी पार्टी उनको आराम से राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मेरे राज्य जम्मू कश्मीर में कुछ काम है जो अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। यही वो, तभी तो ये राज है कि वो फिर से एक्टिव हो गए और सेहतमंद हो गए, और आज
कंपेन कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे अब्दुल मजीद वानी जी, जो टोडा ईस्ट यानी 52 से चुनाव DPAP के प्रत्याशी हैं MLA के। आप जुड़ रहे जी के दर्शन के साथ। धन्यवाद।